हर एक प्लेयर की जर्नी इतनी इजी नहीं होती, आसान नहीं होता कि उनको इस लेवल तक पहुंचना है। बहुत सी डिफ़िकल्टियाँ उनको फेस करनी होती है। मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल पे कब स्टार्ट किया आपने खेलना? मेरे को लग रहा था कि एक टाइम ऐसा आया कि मैं ओलंपिक नहीं जा पाऊंगी। एक सोसाइटी का जो एक चेंज करने का होता है, एक प्लेयर्स का, कि लड़कियां भी कुछ कर सकती है। मतलब टीम के वजह से मैं खड़ी हो पाई हूँ दोबारा, जो भी मैंने किया। बट मेडल मिस हुआ, बट हमने जो लोगों के दिल है ना, उसमें हम लोगों ने जगह बनाई। उनके आसपास वाले अगर सब रोक रहे हैं उनको कि अरे आप बेटी को हॉकी खिला रहे हो, तो उनकी सोच कैसे बनी? आज हमारे साथ ब्लू राइजिंग पॉडकास्ट में वंदना कटारिया हैं। वंदना कटारिया इंडियन विमेन हॉकी में एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कई बड़े टूर्नामेंट जैसे कि एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में उन्होंने एक हैट्रिक बनाई और उसके बाद उन्हें अर्जुना अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। आज हम वंदना के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे वो एक छोटे से गांव से निकल के एक वर्ल्ड स्टेज पे गई और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेट्स वेलकम वंदना टू द ब्लू राइजिंग पॉडकास्ट। वंदना, थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम आप जैसे एथलीट्स जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है उनसे बात करते हैं और उनकी जर्नी समझते हैं। एंड वी हैड मल्टीपल पीपल हु रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन द शो, एंड आज आप आए हैं, हम काफ़ी खुश हैं बिकॉज आपका इतना इलस्ट्रियस करियर रहा है हॉकी के वर्ल्ड में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इंडिया की मोस्ट कैप्ड प्लेयर हैं। अपनी जर्नी बताइए, रोशनाबाद से लेके यहाँ तक कैसे हुआ ये सब? थैंक यू कि इधर मुझे बुलाया है, मैं अपनी जर्नी को शेयर कर सकूं। और जो आने वाले यंगस्टर है उनको वो थोड़ा मोटिवेट हो। बिल्कुल। क्योंकि हर एक प्लेयर की जर्नी इतनी इजी नहीं होती, आसान नहीं होता कि उनको इस लेवल तक पहुंचना है। बहुत सी डिफ़िकल्टियाँ उनको फेस करनी होती है। तो यही था कि मैं रोशनाबाद से खेलना शुरू किया था, बट उसके पहले मैं हॉकी नहीं खेलती थी। मैं खो खो, कुछ भी गेम होता था तो वो खेलती थी। मैं खो खो खेलती थी। तो उसके बाद में मैंने मेरी सिस्टर रीना कटारिया और अंजलि कटारिया लोग हॉकी खेलते थे। अच्छा। और फिर मैं मेरी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद तो हॉकी उठा के ऐसे ही करने लगी। कौन सी एज थी आपकी? कौन सी एज में आपने हॉकी स्टिक उठाई थी? तो 11 साल की होंगी मैं। अच्छा। हाँ जी। तो उस टाइम पे मैंने हॉकी उठाई, तो मैं थोड़ा मतलब करने का ट्राई कर रही थी स्किल। कुछ भैया लोग थे, सीनियर थे, वो लोग बाहर बैठे थे, तो वो बोलने लगे कि आप हॉकी खेलो, आप अच्छा कर रहे हो। मेरी सिस्टर भी खेल रही, उसको भी देख के मैंने थोड़ा खेलना शुरू किया। फिर मेरे अंदर एक चीज़ थी कि अगर ये प्लेयर डॉज मारता है तो मुझे उसकी ट्रेनिंग करनी। तो मतलब ये होता था कि 3 बजे ग्राउंड जाना है, तो मैं 2 बजे ग्राउंड जाती थी कि अच्छा। मुझे वो परफेक्ट करना है। एक्चुअली परफेक्ट तो कुछ भी नहीं हो पाता, बट ये कि हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको कब रियलाइज हुआ कि आप अच्छा खेल रही हैं और आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकती हैं? मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल पे कब स्टार्ट किया आपने खेलना? ये मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली कि इंडिया टीम में भी खेल सकते हैं, क्योंकि एक छोटे से गाँव से निकल के आना और फिर मतलब वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं रहती है। तो मैं वहाँ से फिर मेरठ आई, तो मेरठ में रह के ट्रेनिंग किया मैंने। वहाँ से मेरी सिलेक्शन हुई लखनऊ हॉस्टल के लिए। अच्छा। तो लखनऊ हॉस्टल में फिर 2-3 साल के बाद में मतलब मेरा जूनियर कैंप में नाम आया। सब जूनियर नेशनल खेला तो वहाँ से नाम आया। फिर पूनम लता, राज, विष्णु प्रकाश शर्मा मेरे कोच थे वहाँ पे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो एक प्लेयर को ज़रूरत होती है डाइट की, हॉकी की, स्टिक की, शूज़ की, जो मतलब जिसके लिए इतना मतलब फेस करना पड़ा है, नहीं खेल सकते थे। खो खो क्या था कि थोड़ा मीन्स उसमें इतना फाइनेंशियली इतनी वो चीज़ें नहीं लेनी पड़ती। हाँ जी। तो हॉकी में थोड़ा हॉकी कॉस्टली और शूज़, इसके बिना हम लोग नहीं खेल सकते। तो वही तो सब चीज़ मिल रही थी। फिर मैंने सोचा कि खेलना ही तो है, सब कुछ अभी है। तो वही सोच के फिर खेलना शुरू किया। वहाँ से कैंप में नाम आया। तो फर्स्ट जो इंडिया खेला था 2009 में इटली, मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था 4 नेशन कप। तो वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। तो ये थोड़ा स्ट्रगलिंग भी थी और थोड़ा मतलब 2009 में जूनियर टीम में थी? हाँ जी, अंडर 21। एंड 2013 में फिर आई थिंक आपने ब्रॉन्ज जीता था। हाँ जी। वाज दैट योर फर्स्ट बिग मेडल? पहला बड़ा मेडल था आपके लिए? यस, हाँ जी। हम लोगों का जो मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल, अभी तक वर्ल्ड कप में मेडल नहीं आया था। तो काफ़ी खुश थे इंडिया में भी जब हम लोग वापस आए। और इवन जो सपोर्ट करने वाले हम लोगों को काफ़ी खुश थे। तो एक सोसाइटी का जो एक चेंज करने का होता है, एक प्लेयर्स का, कि
लड़कियां भी कुछ कर सकती है। तो गांव में वो सबसे बड़ी एक थिंकिंग चेंज हुई थी कि लड़कियां कुछ कर सकती, क्योंकि जब मैं घर से निकली थी, हॉस्टल गई थी, तो मेरे जो पापा हैं, फैमिली है, तो उनको बहुत कुछ सुनने को मिला था कि मतलब लड़की है बाहर। बट इस जर्नी में आपके पेरेंट्स का सपोर्ट था? हाँ, पूरा सपोर्ट पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं उस मेडल से मेरी पर्सनली और प्रोफेशनली लाइफ चेंज हुई है। लोग जानने लगे थोड़ा हॉकी को वहाँ पे, नहीं तो गेम्स के बारे में कुछ पता नहीं था। प्लेयर्स जो जूनियर प्लेयर है वो खेलना शुरू किए, तो मतलब हर घर से 1-2 प्लेयर अभी खेलता है, तो अच्छा लगता है अभी देख के। और अभी आपके गांव से कोई और निकल के आया है प्लेयर बड़ा? हाँ जी, अभी एक मनीषा चौहान करके लड़की है, वो भी खेल रही है इंडियन टीम में। अभी उसने डेब्यू किया था, तो देखने के बाद में तो अच्छा लगता है काफी कि प्लेयर्स तो निकल मतलब रहे हैं। काफी इंस्पिरेशन रहा होगा। हाँ जी, और लखनऊ हॉस्टल में जैसे मैं रही हूँ, तो मुझसे पहले काफी सीनियर प्लेयर थे जो इंडिया टीम में खेलते थे, बट उसके बाद से भी अभी मुमताज खान और काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो जूनियर्स, जो मेरे साथ में रहे हुए, जूनियर हॉस्टल में रहे हुए, तो वो भी खेल रहे हैं। और आपको अपना पहला इंटरनेशनल गोल याद है? हाँ जी, याद है। किसके अगेंस्ट था? इटली में हम लोग 4 नेशन खेलने गए थे, तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट गोल किया था। बट गोल करना एक मतलब प्राउड मोमेंट होता है एक फॉरवर्ड के लिए कि उसने गोल किया, उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उससे। बट जो टीम होती है उसको साथ में जो हम लोग विक्ट्री जो सेलिब्रेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत प्राउड फील होता है उस टाइम पे। टोक्यो ओलंपिक्स पे आते हैं, आपके लिए तो पर्सनली काफ़ी अच्छा था ही, बट ऑफ कोर्स इंडिया मेडल मिस कर गया बहुत नैरोली। बट जो आपने हैट्रिक मारा था, वो आपने सोचा था कभी होगा? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, जब हम लोग यहाँ से गए तो ये जो कोरोना का टाइम था वो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। तो हमारे लिए, हमारी टीम के लिए और पर्सनली मेरी जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिससे कि मुझे खड़ा होना भी मुश्किल था मेरे लिए। मैं इंजरी को फेस कर रही थी, मेरे एंकल फ्रैक्चर था और मुझे कोरोना भी हुआ था। मैं मतलब क्वारंटाइन में भी थी। फिर उसी बीच उस पूरे पीरियड में आप बैंगलोर में ही ट्रेन कर रहे थे? हाँ जी। और फिर ऐसा होता था कि हम जैसे ट्रेनिंग करते थे, तो ट्रेनिंग के बाद में बाहर निकलते थे, एक प्लेयर पॉजिटिव आता था, तो हम रूम के अंदर हम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया। और वो टाइम पे इतना स्ट्रगलिंग था कि पापा भी उस टाइम मतलब मेरे एक्सपायर हुए थे, और मैं इंजरी से मतलब अपने आप को रिकवर कर रही थी। मेरे को लग रहा था कि एक टाइम ऐसा आया कि मैं ओलंपिक नहीं जा पाऊंगी। बट जो हार्ड वर्किंग और ये जो हम लोगों ने किया था टीम के लिए, मतलब टीम के वजह से मैं खड़ी हो पाई हूँ दोबारा, जो भी मैंने किया। बट जब मैं ओलंपिक गई तो वहाँ पे भी हमारी जब टीम गई, तो ओलंपिक का जो फर्स्ट मैच था नीदरलैंड के साथ में, मैंने उतना अच्छा नहीं खेला था। फिर मैंने खुद से सेल्फ टॉक किया और खुद को जाना कि मैंने इतना जो हार्ड वर्क किया है वो किस लिए किया है। जो चीज़ हो चुकी है मेरी लाइफ में, जो भी चीज़ मैं फेस करके आई हूँ, तो मैं उस चीज़ से इस टीम को ख़राब नहीं कर सकती। और ओलंपिक हर प्लेयर का सपना होता है, एक ओलंपिक खेलना और मेडल लेना, और फिर ओलंपिक तक पहुँचना ही बहुत एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा हक नहीं बनता है। तो मैं जो चीज़ें मेरे साथ हुई है, मेरे पापा चले गए, मैं उनको भी देखने नहीं जा सकी। वो टाइम पे ये सोचा वो भी वापस नहीं आ सकते, बट जो उन्होंने मेरे हेल्प की है, जो हमेशा मेरे एक बैकबोन खड़े हुए हैं, तो उन्होंने हमेशा मुझे समझाया, हर एक चीज़ किया। तो वो चीज़ में उनको शायद वो जहाँ से भी देख रहे होंगे तो वो खुश होंगे। और सबसे बड़ी बात है, इस टीम को मैं ख़राब नहीं कर सकती। फिर मैंने मेरा माइंडसेट चेंज किया, कोचेस ने हेल्प की, टीममेट्स ने हेल्प की। व्हाट हेल्प्ड यू? मतलब कोचेस ने क्या, मतलब आपने मेडिटेशन किया, जो माइंडसेट आप बोल रहे हो चेंज किया, क्या किया आपने माइंडसेट चेंज करने के लिए? एक्चुअली जब हम लोग मतलब किसी चीज़ से गुजरे होते हैं कि ये चीज़ हो रही है, तब हम लोग बात करते हैं। तो जैसे अभी टीम में मेरे फ्रेंड है, सुशीला चानू है और सविता है, काफ़ी प्लेयर्स ऐसे थे कि वो मेरे हमेशा साथ में खड़े थे। एक मिनट वो मेरे साथ थे, मीन्स मुझे ना फील नहीं होने दिया उन्होंने कुछ भी, कि मतलब मेरे साथ जो भी चीज़ें हुई है तो फील नहीं होने दिया। तो उस टाइम पे यही सोचा था कि इतना हार्डवर्क जो किया है वो इस टीम को मैं कुछ अच्छा कर सकूं, और इस टीम को मैं कुछ दे सकूं, कि जो मैंने गोल की ट्रेनिंग की, जब भी मुझे ट्राई करने का मिलता है तो हमेशा मैं ट्राई मारती हूँ या बोल देती हूँ। एक गोल करना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती, गोल कराना भी एक टीम गेम के लिए होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन हर एक चीज़ हम लोगों का रहता है, तब हम लोग एक गोल कर पाते हैं। तो यही सोच के बस एक प्राउड मोमेंट था कि उससे टीम जीती एक हैट्रिक से, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी।
और जो मेडल मिस हुआ उसमें सबको पता है कि पूरी टीम काफ़ी परेशान थी और दुखी थी, लेकिन उससे कैसे उभरे आप लोग बाहर? बहुत टाइम लगा उससे निकलने के लिए हम लोगों को, क्योंकि जब हम लोग सेमीफाइनल पहुंचे थे तो वो मोमेंट और जो हमारा थर्ड ब्रॉन्ज मेडल का जो मोमेंट था वो एकदम अलग हो चुका था, क्योंकि कहाँ हम मेडल के बहुत ज़्यादा करीब थे। 1% हम लोग 99% हमारे हाथ में मेडल था और 1% हमारे हाथ में नहीं था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा सैड थे, मतलब मेडल हमें लेके ही आना था। पर हम लोगों ने यही बात किया था कि हमें जो हमने ट्रेनिंग किया है वो हमें वहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल एक टीम गेम होता है तो उसमें हम लोग गोल पहले कंसीडर कर लेते हैं, तो उसको हमें अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग रखना है कि हम लोग उतार सकते हैं गोल को। फिर भी हम लोग थोड़ा सा रह गए, एक गोल वो मार रहे तो एक गोल हम मार रहे, तो वो सब चीज़ें चल रहा था। बट मेडल मिस हुआ, बट हमने जो लोगों के दिल है ना उसमें हम लोगों ने जगह बनाई। और उसके बाद आई थिंक कितने लोग हॉकी दोबारा देखना शुरू कर दिए। 2000 जो ये टोक्यो ओलंपिक्स था 2020 वाला, उसके बाद आई थिंक इंडिया में हॉकी का एक रिसर्जेंस हुआ, क्योंकि बोथ मेन एंड विमेन टीम डिड वेरी वेल टुगेदर काफ़ी टाइम बाद। लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में आपके साथ एक घटना हुई थी जहाँ पे स्पेक्टेटर्स ने कुछ आपको बोल दिया था, जिसको हम एक रेशियल कमेंट बोल सकते हैं। तो उसका बारे में आपकी क्या राय है, क्या हुआ था उसमें? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बाहर खेलने के लिए जाते हैं और बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहता है कि हम सोशल मीडिया ना यूज़ करें, फ़ोन कम से कम देखें। तो यही सब चीज़ें हमारी चलती है, क्योंकि हम लोग अपने आप को एनालाइज करते हैं। बट वो टाइम पे जो सब चीज़ें हुई हैं तो पहले से पापा फेस करते थे। अच्छा। बट हाँ, हम लोग को कभी ये चीज़ पता नहीं थी कि ये चीज़ें बोलते हैं, हम लोग को कभी तक उन्होंने पता होने नहीं दिए। एक्चुअली मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। बताइए। जैसे कि हम लोग पैदा होते हैं तो हमें नहीं पता होता, हम जन्म लेते हैं कि हम किस कास्ट में जा रहे हैं और कहाँ पे हम पैदा हो रहे हैं, हमें नहीं पता होता। सबसे पहले हम लोग एक इंसान हैं, अगर हम एक इंसानियत के उससे रहेंगे तो कास्ट तो बाद में आएगी, और ऊपर से हम कंट्री के लिए खेल रहे हैं। और ये सब चीज़ें करना कहीं ना कहीं किसी भी प्लेयर के लिए बहुत गलत है, क्योंकि हम एक टीम गेम खेलते हैं और टीम गेम में हमें, जब हम लोग हॉस्टल्स भी जाते हैं, हमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि कोई कोई हिंदू नहीं है, कोई भी कुछ तो नहीं सबके लिए बराबर है। बिल्कुल। यस, तो उसमें हमें यही चीज़ लेके आनी चाहिए कि हमें एक साथ रहना। हम जैसे बाहर कंट्री में जाते हैं, हम और टीम्स को देखते हैं, उनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि उनके मतलब कंट्री में कोई उनको कास्ट के लिए बोल रहा है या किसी चीज़ के लिए बोल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चा ना बहुत मेहनत करता है, तो उसे इस चीज़ की पॉलिटिक्स या इस चीज़ से लेके उसको पीछे नहीं हटाना चाहिए। हर किसी को अपने ड्रीम्स को पूरा करने का एक हक है, तो उन्हें वो ड्रीम्स पूरा करने का पूरा मौका देना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से रिलेट करते हो। तो फिर जो वो हुआ तो आप इम्पैक्ट हुई, या आप सोचा नहीं आपने इस बारे में ज़्यादा? सोचा तो था, थोड़ा टाइम मुझे लगा, क्योंकि फैमिली भी डेंजर में थी उस टाइम पे। उनके साथ क्या हो रहा होगा मुझे नहीं पता, मैं वहाँ पे थी। तो भी मैंने टीम का सोचा कि ये टीम ने बहुत मेहनत की है ओलंपिक तक आने के लिए, पर्सनली मैंने भी बहुत मेहनत की है। तो वही सोचा कि मैं कुछ कर नहीं सकती वहाँ पे जाके, बट जो स्टेट गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। तो और जितने भी मेरे चाहने वाले और जितने भी मेरे फैंस थे, हॉकी फैंस स्पेशली, सब ने बहुत सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन हैंडल हो पाई। बट किसी भी प्लेयर के साथ मैं यही कहती हूँ कि होना नहीं चाहिए ये सब, क्योंकि वो अपना पूरा बेस्ट देता है और वो बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचता है, और हम किसी भी एक प्लेयर को ब्लेम कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी। बिल्कुल। और अभी आपने बोला कि आपके फादर को बचपन से काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा और आपको बताया नहीं, तो उनका आपने अभी पहले बताया था हमको कि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, बट वो भी एक छोटे शहर से हैं, तो उन्होंने अपनी सोच कैसे बदली? मतलब उनके आसपास वाले अगर सब रोक रहे हैं उनको कि अरे आप बेटी को हॉकी खिला रहे हो, तो उनकी सोच कैसे बदली? उनको इतना साहस कहाँ से आया कि मैं अपनी बेटी को खिलाऊं? एक्चुअली हम 9 बहन भाई हैं, तो जिसमें से मोस्ट ऑफ हमारे प्लेयर ही हैं। अच्छा। मेरे, हाँ, और जो मेरे नेफ्यू, आपके फादर भी प्लेयर थे? हाँ जी, वो थोड़ा मतलब रेसलिंग करते थे। अच्छा। पर बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं खेला, बट हाँ उनको थोड़ा था कि वो स्पोर्ट्स में जाएं और थोड़ा मतलब देखें, उनको पता, उनको भी नहीं था कि स्पोर्ट्स भी कुछ होता है वो टाइम पे, बट वो रेसलर्स थे। और जो उनके साथ में मतलब बोलते थे उनको, तो उनको ना वो इग्नोर करते थे, सुनते थे बट इग्नोर करते थे, हम लोग तक कभी बातें नहीं आने देते थे। हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने
अपनी अच्छी से अच्छी प्यारी से प्यारी चीज़ भी उन्होंने बेची है। फॉर एग्जांपल वो मतलब गाय वगैरह ये सबको बहुत प्यार करते थे। एक बार मेरे को कहीं तो खेलने जाना था, तो उन्होंने जो गाय का जो बच्चा होता है ना, उन्होंने वो बेच के तो पैसे भेजा था मुझे, तो उन्होंने बाद में बचाई। फिर उनकी एक बहुत प्यारी सी रिंग थी। तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस ऐसे होते हैं कि हमें मतलब हम कुछ गलत लाइफ में अपनी एक लाइन से हट जाते हैं ना, तो वो चीज़ हमें याद रखनी चाहिए पेरेंट्स की कि उन्होंने वो सब स्ट्रगल किया है, तो कहीं ना कहीं हम अपने गोल्स तक पहुंच पाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और ग्रोइंग अप जब आप हॉकी सीख रही थी और एस्पायर कर रही थी प्लेयर बनने का, कोई आपका आइडल था, आपको कोई प्लेयर था, आप देखती थी हॉकी टीवी पे और सोचती थी कि इससे ऐसा प्लेयर बनना है मुझे? देखा तो कभी भी नहीं था, बट 2011 में हम लोग, मेरा जब सीनियर में डेब्यू हुआ था, तो हम लोग अर्जेंटीना में गए थे। तो अर्जेंटीना में एक प्लेयर थी आइमर, तो उनको मैंने उस टाइम पे खेलते हुए देखा था। तो उन्होंने ना बहुत अच्छा एक मूव बनाया था, मीन्स स्पीड, स्किल, और वो गोल भी करके आए। मतलब उस टाइम पे वो बहुत अच्छा खेल रहे थे उस मैच पे। तो तब मुझे लगा था नहीं यार, ये कोई प्लेयर है। वो वाला फिर मूव आपने भी कोशिश की? हाँ, मैं एक्चुअली मेरे अंदर एक चीज़ थी कि अगर मैं किसी को अच्छा करते हुए देखती थी ना, तो मैं उसका ना बहुत मैंने पहले बोला ना कि 3 बजे अगर बुलाया तो मैं 2 बजे ग्राउंड पे आती थी। तो थोड़ा ट्रेनिंग करने के लिए खुद को और थोड़ा एक्स्ट्रा अपने आप को सही करने के लिए मैं आती थी। तो मैंने भी ट्राई किया है ऐसे कि उनका बहुत स्पीड और स्किल के साथ में बहुत काफ़ी अच्छा था। तो तब मुझे लगा कि वो, बट अभी इंडिया के अंदर भी ना काफ़ी यंगस्टर और काफ़ी ऐसे प्लेयर आए हैं कि वो काफ़ी अच्छे हैं। और वैसे मेरे फेवरेट प्लेयर तो धनराज पिल्ले सर हैं। हाँ, सबके। आप अभी गवर्नमेंट के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के फेस हैं एंड यू सपोर्टिंग दैट, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है आपके हिसाब से? इम्पैक्ट यही है कि मैं अगर किसी से भी मिलती हूँ, कोई मुझसे अगर हेल्प मांगता है किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं अपने यंगस्टर और जूनियर्स और जो मेरे मतलब गांव से जो बच्चे हैं उनको यही बोलती हूँ कि अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो, और स्पोर्ट्स के लिए, नॉट ए हॉकी, एनी स्पोर्ट्स हो तो आप किधर भी जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी मतलब स्कीम अभी निकाली है स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली। तो उनको यही है कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी उनको आगे बढ़ाते हैं, और काफ़ी सारे स्ट्रगल ऐसे होते हैं कि हम लड़कियां स्पेशली फेस करती हैं कि गांव से निकलने नहीं देते हैं, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, कुछ भी। तो बट उनको फ्री रखना चाहिए ताकि वो अपने ड्रीम्स को चेज कर सके और वो अपने ड्रीम्स पूरे करें। और आपने इतने मेडल्स जीते हैं एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में, कोई ऐसा मैच या ऐसा कोई सीज़न है जो आपको बहुत अच्छे से याद है कि ये वाला एशियन गेम्स हमने बहुत अच्छा किया? एक्चुअली हर एक मेडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक प्लेयर के लिए, क्योंकि वो एक मेडल के लिए आपने हुसैन बोल्ट का शायद सुना होगा कि उसने 1 सेकंड को तोड़ने के लिए उसने 4 साल मेहनत की उस 1 सेकंड के लिए। तो वही हर एक प्लेयर का रहता है कि उसे अगर फॉर एग्जांपल एज ए फॉरवर्ड हम लोग खेलते हैं या एज ए खेलते हैं, तो एक एज ए फॉरवर्ड नहीं होता, वो पूरी टीम के लिए होता है। तो हम लोग जितने भी मेडल जीतते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक विक्ट्री हम लोग साथ में सेलिब्रेट करना वो होता है। पर जो 2018 का एशियन गेम्स था, हमारा सिल्वर मेडल था उसमें, तो हम उसमें डायरेक्टली हम लोग क्वालिफाई कर सकते थे अगर हम लोग गोल्ड आता तो। बट हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट में हम जापान से हार गए, लास्ट सेकंड में हमने गोल खा लिया था, 2-1 से हम हारे थे। तो उसके बाद हमारा जो उड़ीसा में हमारा क्वालिफाई हुआ था ओलंपिक, तो हम लोगों ने यूएसए से जीत के हम लोगों ने क्वालिफाई किया था। तो वो मुझे याद रहेगा हमेशा। आपने उड़ीसा को मेंशन किया। उड़ीसा गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसने हॉकी के लिए बहुत कुछ किया है। सो डू यू सी द चेंज? आपने देखा है उनके एफर्ट के कारण स्पोर्ट चेंज होते हुए? हाँ जी, काफ़ी चेंजेस आए, और वो हमेशा हॉकी को स्पेशली वो जूनियर हो, सीनियर हो, मेंस, वुमेन्स, सबको उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। हॉकी को आज इंडिया में बहुत लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे गाँव में आप जाएंगे तो पहले ऐसे होता था कि जो बड़े लोग हैं तो उनको ना हॉकी के रूल्स नहीं पता होते थे। क्रिकेट को इजीली सब लोग जानते हैं कि वो इजी गेम है, आउट हो गया, बॉलिंग, ये सब चीज़ें जानते हैं। बट हॉकी को ना वो लोग मेरे को रूल्स बताते हैं कि वहाँ पे उसको पैर पे लगी थी तो वो फाउल हुआ था, वो पेनल्टी कॉर्नर था, वो ऐसे। तो काफ़ी जानने लगे हॉकी को, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है उड़ीसा ने ओलंपिक के टाइम पे भी और अभी भी, तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं वहाँ की। और उसके अलावा आपने 2009 में डेब्यू किया था, 2025 में रिटायरमेंट हुई, 16 साल का करियर रहा है। हाउ हैज़ हॉकी चेंज इन द कंट्री? मतलब गवर्नमेंट्स भी चेंज हुई और ऑफिशियल भी चेंज होते हैं, बट आपने कैसा देखा, ये पूरा पॉजिटिव चेंज है?
हाँ, बहुत अच्छा है क्योंकि 2009 में जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे 30-35 मिनट्स के हाफ होते थे। हाँ, और 35 60 मतलब प्लेयर्स के अंदर इंडोरेंस रहता था, बट उतना ज़्यादा नहीं रहता था, स्किल्स वगैरह रहते थे और प्लेयर्स की चेंजिंग इतनी जल्दी नहीं होती थी। जब 2012 से में भी शायद ये चेंज हुआ था कि 15-15 मिनट स्टार्ट हुआ, तो हमें फिटनेस और स्पीड और इंडोरेंस पे ज़्यादा काम करना होता है अपने माइंड सेट पे। जैसा हो गया 4 क्वार्टर्स। तो जल्दी जल्दी सबिंग होती है हमारी, बहुत स्पीड गेम हो गया, तो काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। और गवर्नमेंट का जो इतना सपोर्ट है, अभी इतनी स्कीम्स स्टार्ट हो गई है, जैसे कि खेलो इंडिया हो गया, NCO हो गया, काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट ने सही की हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है इंडिया में काफ़ी ऐसे यंगस्टर उभर के आएंगे कि वो अपनी जर्नी को एक लाइमलाइट कर सकें। तो काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं। और अभी आपने बोला कि जैसे स्पोर्ट काफ़ी चेंज हो गया, हमने क्रिकेट में भी देखा है, हमने हर स्पोर्ट में देखा है कि अब फिटनेस एंड्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने भी अपने करियर में फिटनेस और न्यूट्रिशन और इवन मेंटल वेलनेस तीनों पे ध्यान दिया? हाँ जी, मैं अभी भी बहुत फिट हूँ और अपने पर पूरा फिटनेस पे ध्यान देती हूँ। और जब तक इंडिया टीम में थी मैं अपना परफॉर्मेंस भी पीक पे छोड़ के आई हूँ। और यो भी मतलब सबसे ज़्यादा था। तो अपने आप को वही सब माइंड सेट करना और डाइट को ध्यान में रखना, क्योंकि हर प्लेयर के साथ ना एक इंजरीज के बहुत जल्दी चांसेस होते हैं कि वो अगर इंजरी हो जाती है ना तो उनका सम टाइम ऐसा होता है कि हमें छोड़ना भी पड़ जाता है इंजरी के कारण। आपने एक प्लेयर सुना होगा, सुशीला चानू, हमारे हॉकी में, उनका 2 बार ACL हुआ है। तो मैंने कभी इतने ऐसे प्लेयर नहीं देखे जो इतना जल्दी कम बैक कर सके अपने आप को, बट वो 2 ACL के बाद भी वो इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को बना के आए हैं और वो अभी भी इंडिया टीम में खेल रहे हैं और अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना और अपने आप को ना हार्डवर्क करना बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसे नए टूल्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं जिससे लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे अभी पिछला ओलंपिक्स था इंडिया का, उसमें एटलीस्ट 5-6 मेडल इंडिया के मिस हो गए क्योंकि 4th आ गए, 5th आ गए। और मेरे को लगता है वो कहीं ना कहीं बस मेंटल स्ट्रेंथ पे आके रुकती है बात। जैसे आप लोग भी 4th आए थे ओलंपिक्स टोक्यो में, तो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो यंगस्टर्स कर सकते हैं जिससे मेंटल स्ट्रेंथ और वो सब बढ़े? हाँ जी, एक्चुअली अभी मैं जहाँ तक अपनी टीम को देख रही थी, काफ़ी चेंजेस है अभी टीम के अंदर भी। कि मतलब वो सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद में सब अपना अपना मतलब योगा करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं और बिफोर ब्रेकफास्ट वो लोग बुक्स पढ़ते हैं। मतलब अपने अपने आप को ना थोड़ा चेंज किया है सभी ने। तो कहीं ना कहीं हमारे जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना वो हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं इस चीज़ से। तो वही मैंने काफ़ी चेंजेस देखे हैं। इसके कारण अभी जो यंगस्टर आ रहे हैं वो अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि यहाँ इस हाई परफॉर्मेंस लेवल के लिए हमें कि हर चीज़ से फिट रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बॉडी से फिटनेस हो या फिर मेंटली स्ट्रेंथ हो। तो हमें डाइट और ये सब चीज़ करना ज़रूरी है और वो हर प्लेयर कर रहा है कहीं ना कहीं। और अभी नाउ दैट यू आर रिटायर्ड, अभी आपने इसी साल रिटायरमेंट लिया है, तो आपका क्या प्लान है? हाउ विल यू स्टे कनेक्टेड विद द स्पोर्ट? हॉकी से कैसे जुड़ी रहेंगे आप? टू बी ऑनेस्ट अभी तो मतलब मेरा यही है कि हर प्लेयर का होता है कि वो इतने टाइम से खेल रहा होता है अपनी कंट्री के लिए, और सडनली उसको ये सब डिसीजन लेना पड़ जाता है। क्योंकि सम टाइम क्या होता है ना, चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे फेवर में नहीं जा रही होती है। हम अपने आप को पुश कर रहे होते हैं, हम अपने आप को पीक पे रखे हुए हैं ऑलरेडी, बट फिर भी हमारे फेवर में वो चीज़ नहीं जा रही है। हम अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहे हैं। तो यही है कि जब अभी थोड़ा उस चीज़ से मैं निकल नहीं पाई हूँ, अभी लगेगा टाइम थोड़ा निकलने के लिए। तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस है वो जूनियर्स को और किसी भी मतलब उसको शेयर कर सकूँ और उनको अपने एक्सपीरियंस से बता सकूँ कि मतलब कैसे क्या करना, और एकेडमीज़ में जाके या कुछ भी अपने उससे डेवलप कर सकूँ, ताकि जो ग्रास रूट से जो प्लेयर आते हैं उनके लिए थोड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म और उनको मतलब ऐसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। और अभी जो छोटे शहरों में गर्ल्स वो ट्राइंग टू प्ले जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उनके पेरेंट्स और उनके लिए क्या एडवाइस होगा आपके लिए? सबसे बड़ा सपोर्ट होता है पेरेंट्स का सपोर्ट होना। अगर पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया तो फिर मतलब उनका बच्चा कुछ कर नहीं सकता। स्पेशली ग्रास रूट से जो गर्ल्स आती हैं, ऑलरेडी मैं भी वही उस ग्रास रूट से आई हूँ, एक छोटे से गांव से आई हूँ, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि अगर पेरेंट्स इतना स्ट्रगल करके हमें वहाँ तक पहुँचाते हैं तो हमारा भी उतना हक है कि हमें
उनके लिए वो चीज़ करनी है। हम कभी कुछ गलत ना सोचे कि अपनी लाइफ में कुछ गलत करने का सोचते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा थोड़ा दिमाग इधर उधर हो जाता है अपने चीज़ों, अपना जो एक गोल अचीव करने से पहले, ड्रीम्स अचीव करने से पहले। तो अपने आप को, अपने मम्मी पापा को हमेशा सामने लेके आना चाहिए कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया और मैं क्या कर रही हूँ। तो एक्चुअली ये मैंने मेरी पर्सनल लाइफ में किया है, तो मैं ये जानती हूँ। तो उनको मैं यही बोलूँगी अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखे, बिलीव रखे। किसी से अगर हम सही है ना तो हम डर नहीं सकते, हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमेशा अपने आप को सही रखे, फोकस्ड रहे, बस यही कहना। बिल्कुल। वंदना, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। आपने ऐसी कई सारी बातें बताई है जो यंगस्टर्स को बहुत फ़ायदा देंगी। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट चैप्टर, either as a coach or as a mentor. Thanks for coming and looking forward. Thank you so much. Thank you.